एक ठंडी दिसंबर की सुबह 4 जुलाई 1969 को ठीक 9:45 बजे कैलिफोर्निया के वैलेजो में एक शांत पड़ोस में हुई थी। एक 16 वर्षीय उच्च विद्यालय का छात्र माइकल मेजगो अपने माता पिता की कार चला रहा था, जिसमें उसका दोस्त डार्लिन फेरिन उसके साथ बैठा था। वे एक स्थानीय सिनेमा थिएटर में एक देर रात की शिफ्ट से लौटकर घर जा रहे थे, जब अचानक एक आदमी से कहीं से निकलकर एक पिस्तौल लेकर आया। हमलावर ने बिना सोचे समझे पीड़ितों पर गोलियां चलाईं, जिससे दोनों को जमीन पर गिरना पड़ा। एक क्षण में इन दो किशोरों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। दृश्य एक पूर्ण विनाश और हिंसा का था। जमीन पर खून के धब्बे थे, जो माइकल और डार्लेन जमीन पर निष्क्रिय थे। खिड़की का शीशा टूट गया था, जिससे सड़क के किनारे खिलौने फैल गए थे और हवा में घूमते हुए टायरों की आवाज गूंजती थी। गोलियों का धुआं और धुआं भारी था, जो एक खाली सड़क पर लटक रहा था। एक बार शांत पड़ोस एक अपराध स्थल बन गया था, जिसमें एक बिना कारण के हिंसक कार्य के अवशेष थे। हमलावर एक लंबा, पतला आदमी था, जिसकी मौजूदगी में एक डरावनी उपस्थिति थी। वह एक हैट पहने हुए था, जिससे उसे पहचानना असंभव था। उसकी आंखें एक अजीब सी तीव्रता से चमक रही थीं, जैसे वह अपने पीड़ितों के शरीर के ऊपर खड़ा हो। एक .45 कैलिबर पिस्तौल अभी भी उसकी हाथ में थी, एक ठंडी और गणनात्मक मृत्यु का साधन। वह पल में स्वाद ले रहा था, डर और आतंक का आनंद ले रहा था जिसे उसने पैदा किया था। गवाहों ने गोलियों की आवाज और टायरों की आवाज सुनी जब हमलावर अपराध स्थल से भाग गया। उन्होंने एक आदमी को एक गहरे रंग की कार में देखा, जो शायद एक चेवी इम्पाला थी, जो अपराध स्थल से दौड़ रही थी। कुछ ने यह भी दावा किया कि उन्होंने हमलावर का चेहरा देखा, लेकिन यह जल्द ही छाया में छिप गया। एक बात जो स्पष्ट थी, वह थी गोलियों की आवाज और भागने वाली कार की दृश्य। गवाहों को वह देखकर हिल गया था जो उन्होंने देखा था। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं। हम हर दिन नए मामले पोस्ट करते हैं। मुझे आपको इस कहानी की शुरुआत में ले जाने दें, एक कहानी जो आतंक, धोखाधड़ी और हत्या की एक कहानी है जो देश का ध्यान आकर्षित करती है। यह है ज़ेडियोक किलर की कहानी, एक अनसुलझी रहस्य जो उत्तरी कैलिफोर्निया की सड़कों पर दशकों से भटक रहा है। तैयार हो जाइए एक अमेरिकी इतिहास में सबसे प्रसिद्ध सीरियल किलर के अंधकारमय दुनिया में डुबकी लगाने के लिए। मुझे आपको इस कहानी की शुरुआत में ले जाने दें। यह था 1960 के दशक के अंत, एक समय जब समाज में बड़े पैमाने पर परिवर्तन और अस्थिरता थी। काउंटर कल्चर आंदोलन पूरी तरह से चल रहा था और सैन फ्रांसिस्को के हाइट एशबरी जिले की सड़कें रॉक संगीत और विरोध के साथ गूंज रही थीं। लेकिन इस भीड़ और उत्साह के बीच एक संदिग्ध व्यक्ति उभर रहा था, जो अपने पीछे मृत्यु और विनाश का एक पथ छोड़ देगा। यह है ज़ेडियोक किलर की कहानी, एक आदमी जो अपनी चतुराई, अपनी घृणा और अपनी पकड़ से बचने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध हो गया था। ज़ेडियोक किलर एक महारथी था, जो हमेशा पुलिस से एक कदम आगे रहता था। वह एक चमेली था, जो आसानी से अपने आसपास के परिवेश में मिल सकता था, जिससे उसे ट्रैक करना लगभग असंभव हो गया था। वह एक व्यक्ति था जो शक्ति और नियंत्रण की इच्छा से प्रेरित था, लेकिन जो एक विकृत हास्य और खेल के प्रति भी प्यार करता था। वह बाद में पुलिस को क्रिप्टिक पत्र और कोड भेजेगा, जिससे उन्हें अपनी चतुराई और उन्हें पकड़ने की चुनौती देगा। लेकिन जब शवों की संख्या बढ़ी, तो लोगों का डर और गुस्सा भी बढ़ गया। उत्तरी कैलिफोर्निया के लोग न्याय की मांग करते हुए पुलिस ने निर्णय लिया। केंद्रीय व्यक्ति इस मामले में आर्थर लीग हेलेन है,
जो उस समय कैलिफोर्निया के वैलेजो में 30 वर्ष के थे, जब ज़ोडियाक किलर की हत्या की लहर चल रही थी। वह एक पूर्व प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक थे और उनके लिए बुद्धिमान और आकर्षक होने की प्रतिष्ठा थी। एलेन की परिवार में उनके माता-पिता और पत्नी पैट्रिसिया शामिल थे, जिनसे उन्होंने 1961 में शादी की थी। उन्हें 2 बच्चे थे, एक बेटा नाम गैरी और एक बेटी नाम क्लाउडिया, जिन्हें वे बहुत प्यार करते थे। उनके पिछले जीवन के बावजूद एलेन एक समर्पित पारिवारिक पुरुष जैसा दिखते थे। एक युवा पुरुष के रूप में एलेन ने उच्च विद्यालय छोड़ दिया था और शराबवाद के साथ संघर्ष किया था, लेकिन बाद में अपने जीवन को बदल दिया और एक सम्मानित शिक्षक बन गए। हालांकि उनके व्यवहार के बारे में अफवाहें फैलने लगीं कि उन्होंने बच्चों के प्रति व्यवहार किया, जिससे उनकी अंततः स्कूल से निकाल दिया गया। उनकी पत्नी पैट्रिसिया उनकी हाई स्कूल की प्रेमिका थी और उनकी जिंदगी की प्रेमिका थी, और उन्हें उनके बच्चों और उनके साथ प्यार था। एलेन को जाना जाता था कि वे आकर्षक और तेज हंसी हास्य के साथ हैं, जो उन्हें आसपास के लोगों को आकर्षित कर सकते थे। सतह पर यह जैसा लगा कि वे एक सामान्य उपनगरीय जीवन जी रहे थे। एक चीज जो एलेन को पसंद आया था, वह था उनकी प्रेम के लिए खेल और उनकी समुदाय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता। वह एक उत्साही गोल्फर थे और अपने दोस्तों और परिवार के साथ स्थानीय गोल्फ कोर्स पर समय बिताना पसंद करते थे। एलेन के पड़ोसी उन्हें दोस्ताना और पहुंच के रूप में सोचते थे, अक्सर उन्हें बारबेक्यू और पार्टियों के लिए आमंत्रित करते थे। उनके बच्चे उन्हें प्यार करते थे और उनकी पत्नी उन्हें अपने जीवन के लिए वफादार थी, कभी नहीं सोचते कि वे एक दोहरी जिंदगी जी रहे हों। जैसा कि पता चला, एलेन के दिखने वाले आदर्श जीवन में एक अंधेरे रहस्य छिपा था। हालांकि एलेन के परिवार और पड़ोसियों के साथ उनके संबंधों को स्वस्थ माना जाता था, लेकिन उनके जीवन में अफवाहें फैलने लगीं कि उनके परिवार के कुछ लोगों ने उनके साथ व्यवहार किया था। एलेन की पत्नी पैट्रिसिया ने उनके नाजायज संबंधों के बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने उनकी आंखों को मूंद दिया, शायद प्यार या डर के कारण। एक एलेन के सहयोगी ने बताया कि वह अक्सर अपने प्रिय गन कलेक्शन के बारे में बात करते थे और अपने गन के बारे में अपनी जानकारी का दावा करते थे। एलेन के बच्चों ने बताया कि उनके पिता कभी-कभी अपने कमरे में घंटों तक बंद हो जाते थे, जो असामान्य लगा, लेकिन किसी को भी चेतावनी नहीं दी। कोई भी नहीं जानता था कि ये अजीब व्यवहार एलेन के अंधेरे में गिरने की शुरुआत थी। वह 20 दिसंबर 1968 की रात थी, लगभग 9:30 बजे, कैलिफोर्निया के वैलेजो में एक उपनगरीय शहर के पास सैन फ्रांसिस्को के पास। शाम को ठंडी और ठंडी थी। एक हल्की धुंधली बादल बेसे आ रही थी। सड़कें अंधेरी और शांत थीं। उत्तरी कैलिफोर्निया में एक आम सर्दियों की रात थी। पुलिस पेट्रोलिंग अलर्ट पर थी, लेकिन जल्द ही एक हिंसक और बिना किसी कारण के अपराध से घबरा जाएंगे। निवासी घर पर और शांति से बैठे थे, अपराध की त्रासदी के बारे में अनजान थे। डेविड फाराडे और बेटी लू जेनसन 2 हाई स्कूल छात्र थे जिन्होंने एक अंधेरे डेट पर मिले थे और उस भयानक रात को फाराडे के कार में ड्राइविंग कर रहे थे। उन्होंने ग्रामीण लेकशोर ड्राइव पर एक दृश्य पर रुककर दृश्य का आनंद लिया। यह वह जगह थी जहां वे ज़ोडियक किलर के पहले शिकार बन गए। किलर ने उन्हें पीछा किया था और उनकी गतिविधियों का अध्ययन किया था और उन्हें इंतजार कर रहा था। जब वे कार में बैठे थे, जैसे कि वे खुश और विचलित थे, उनके जीवन को जल्द ही क्रूर रूप से कट जाएगा। जब जोड़े ने दृश्य पर बैठे थे, तभी किलर अंधेरे से निकलकर एक पिस्तौल और एक दुर्भाग्यपूर्ण इरादे से आया। उन्होंने कार पर गोलियां चलाईं, जिसमें डेविड को सिर और गर्दन में और बेटी को गर्दन और सिर में गोली लगी।
गोलीबारी तेज और दयाहीन थी, जिसमें कुछ सेकंड में कई गोलियां चल गईं। किलर ने फिर से स्थान छोड़ दिया, जिससे जोड़े को पैसेंजर सीट पर खून के पूल में मरने के लिए छोड़ दिया। हमला क्रूर था और किलर की गतिविधियों की तेजी और दक्षता उनकी दुर्जयता का एक स्पष्ट प्रमाण था। इस मामले की सबसे चौंकाने वाली विशेषता यह है कि किलर ने बेटी के पेट के अंदर से एक टुकड़ा निकाला था और अपराध के बाद उसे अपने साथ रखा था। उन्होंने बाद में वैले जो टाइम्स हेराल्ड को एक घृणित पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने हत्याओं के लिए जिम्मेदारी ली और पत्र के पत्रक में बेटी का एक छोटा सा पेट का टुकड़ा शामिल किया। इस दुर्जेय और दुर्भाग्यपूर्ण क्रिया का अपराध यह ज़ोडियक किलर के मोडस ऑपरेंडी का एक लक्षण बन गया, जिससे जांचकर्ताओं और लोगों को एक साथ हैरान और दुखी किया। ज़ोडियक किलर ने एक भयानक अपराध की श्रृंखला का मंच स्थापित किया और दुनिया जल्द ही डर और अनिश्चितता के गिरफ्त में आ गई। पुलिस ने पहली बार अपराध श्रृंखला के लिए प्रतिक्रिया दी जब उन्हें क्रिप्टिक पत्र और कोड मिले जो केवल रहस्य को और भी गहरा बना दिया। ज़ोडियक किलर का पहला ज्ञात शिकार 17 वर्षीय डेविड फार्डे था, जो 20 दिसंबर 1968 को अपने 16 वर्षीय प्रेमी बेटी लू जेनसेन के साथ गोली मार दिया गया था। पुलिस पहले ही स्थगित हो गई थी, लेकिन उन्होंने कार दरवाजे में फंसे एक टूटे हुए कपड़े की एक छोटी सी चीज पाई। यह छोटी सी चीज बाद में एक महत्वपूर्ण सबूत के रूप में साबित हुई। जैसे जैसे जांच जारी रही, पुलिस ने एक पैटर्न की पहचान की जो किलर के विशिष्ट एमओ के द्वारा जुड़ा हुआ था। जो सबूत बदला सब कुछ था वह 1969 में ज़ोडियक किलर द्वारा भेजे गए पत्र था, जिसमें किलर ने 37 लोगों की हत्या करने का दावा किया था और एक क्रिप्टोग्राम शामिल किया था जो अमेरिकी सच्ची अपराध इतिहास में सबसे प्रसिद्ध कोडों में से एक बन गया था। कोड को बाद में क्रैक किया गया, जिससे किलर की पहचान की गई। या तो पुलिस को लगता था कि उन्होंने सच्चाई पकड़ ली है, लेकिन यह ब्रेक थ्रू एक द्विगुणक की तरह साबित हुआ, जिससे एक श्रृंखला की जंगली गाय की दौड़ और गलत दिशा के नेताओं का सामना हुआ। जैसे ही जांच जारी रही, पुलिस को यह सवाल ही रह गया कि क्या उन्होंने वास्तव में कोई ब्रेक थ्रू पकड़ा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, विभिन्न प्रमुख संदिग्धों का खुलासा हुआ। एक सबसे वादी संभावना आर्थर ली एलन था, एक दोषी से बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले जिसने पहले पुलिस से पूछताछ की थी। दूसरा संदिग्ध रिचर्ड गायकोस्की था, एक पूर्व संपादक जिसने सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के माध्यम से एक श्रृंखला के क्रिप्टिक पत्रों के माध्यम से ज़ोडियक किलर से जुड़ा था। पुलिस ने अर्ल वैन बेस्ट जूनियर की भी जांच की, एक 19 वर्षीय उच्च विद्यालय स्नातक जिसने मानसिक बीमारी का इतिहास था। हालांकि इन संदिग्धों में से कोई भी किलर के हस्तलिखित या डीएनए के साथ एक निश्चित सांख्यिकीय मेल नहीं खाता था। अंत में पुलिस को सवालों की एक श्रृंखला के साथ छोड़ दिया गया। जो लाल बत्ती जो महीनों की जांच को बर्बाद कर दिया था, वह दर्रेल सैम्पसन का मामला था, एक पूर्व सेना के वेटरन जिसे पुलिस ने ज़ोडियक किलर के रूप में पहचाना था। सैम्पसन को एक संदिग्ध फोन कॉल के माध्यम से पहचाना गया था और पुलिस ने उन पर कई घंटे की जांच की। हालांकि यह पता चला कि सैम्पसन केवल एक नकली था जिसे किलर के एमओ के द्वारा प्रभावित किया गया था। यह नेता समय और संसाधनों की बर्बादी का कारण बना और पुलिस को फिर से पहले की स्थिति में वापस ले गया। अंत में ज़ोडियक किलर अभी भी लापता था, जिससे अपराधों की एक श्रृंखला और क्रिप्टिक कोड के साथ छोड़ दिया गया। मामला दशकों के लिए